हेलो बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास का एक नया पाठ लेकर आए हैं। पाठ 23 पोचमपल्ली। इस पाठ में निहित मूल्य, घरेलू कार्यों को सीखने के महत्व को समझाना। उद्देश्य, बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पोचमपल्ली जैसी पारंपरिक कला को जानेंगे। पोचमपल्ली साड़ी बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी जान पाएंगे। साथ ही साड़ी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की पहचान कर पाएंगे और उन कलाओं पर चर्चा कर पाएंगे जो खतरे में हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। बच्चों, आंध्र प्रदेश हमारे भारत देश के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका बताया गया है। तो बच्चों, ये चित्र आपकी किताब में भी बने हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली शहर से धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयां होती हैं। डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसीलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो न जाए। ये देखिए बच्चों, ये पोचमपल्ली की साड़ियाँ हैं। देखिए कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं ये। चर्चा करो। आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? बच्चों, आपको क्या लगता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि रेशम महंगे होते जा रहे हैं और बुनकरों को उनकी मेहनत के उचित पैसे भी नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में बुनकर दूसरे रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अगर स्थिति ठीक रहेगी तभी बड़े होकर वाणी और प्रसाद जैसे लोग अपने बच्चों को भी इस कला के हुनर सिखा पाएंगे। अब बच्चों, कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या तुमने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? तो बच्चों, मैंने अपने गांव में लोगों को करघे पर कपड़ा बुनते देखा है। अगर आपने कुछ और देखा है या कहीं कुछ और किस करघे पर बनते देखा है तो आप अपना उत्तर देंगे, उसी हिसाब से देंगे। साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज़ के बारे में जानते हो
जिसको रंगा जाता है? हाँ, ऊन को भी रंगा जाता है और घर की दीवारों को भी सुंदर दिखने के लिए रंगा जाता है ना। त्योहारों पर या फिर जब हमारे घर पे शादी ब्याह होता है तो हम अपनी दीवारों को भी रंगते हैं। वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियां ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? बच्चों, मेरे गांव में जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं वहाँ एक बस्ती में बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वे लोग मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। उसको तैयार करने का तरीका पता करो। वे लोग मिट्टी को बारीक पीसकर उसे अच्छी तरह गूंदते हैं। गूंदने के बाद उसे चाक पर रखकर बर्तन बनाते हैं। गीले बने हुए बर्तन को धूप में सुखाने के बाद उसे आग में पकाया जाता है। उसके बाद उसे सुंदर सुंदर रंगों से रंगा जाता है। उस चीज़ को बनाने के लिए क्या आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं? हाँ, मैंने देखा है कि आदमी बर्तन बनाते हैं और औरतें उसे धूप में सुखाने का काम करती हैं। क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? हाँ, कुछ बच्चे भी बर्तन को बनाने में अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो बच्चों, अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप स्वयं करेंगे। पता करो और लिखो। किसी लुहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। आप अपने क्षेत्र में ही बच्चों ये काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं? क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है? बच्चों, ये प्रश्न आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। अब नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो। पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखे। ये देखिए बच्चों, ये तालिका आपको दी गई है। काम जैसे कि कपड़े की बुनाई करना, खाना पकाना, साइकिल रिपेयर करना, हवाई जहाज़ उड़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, गाना गाना, जूते बनाना, पतंग उड़ाना, खेती करना और बाल काटना। अब उनके काम जो ये काम करते हैं, उनके नाम। उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा? जैसे कि उदाहरण में भी दिया हुआ है कि कपड़े की बुनाई करना वाणी प्रसाद के अम्मा अप्पा ये काम करते हैं और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है? अपने ही परिवार से। इसी तरीके से आप इस तालिका को पूरा करेंगे। बच्चों, हमारा पाठ पूरा हुआ और हमने इस पाठ में सीखा कि पोचमपल्ली साड़ी रेशम के धागे से बनी होती है। धागों को धोकर रंगा जाता है और फिर इन्हें बंडलों में बांधा जाता है। हमने ये भी सीखा कि कपड़ों की बुनाई करने के लिए बंडलों को करघों पर चढ़ाया जाता है। कालीन बुनाई, खिलौना बनाने, इत्र उत्पादन और बुनाई जैसे पारंपरिक व्यवसाय भी खत्म हो रहे हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ को आप अपनी पुस्तक में से भी ज़रूर पढ़िए और सभी प्रश्नों के उत्तर जिन पर हमने चर्चा की उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए।